उसी समय जियांग के अपार्टमेंट में हमारे लड़के ने गु कैशन से पूछा कि वह फिर कब बाहर जा पाएगा, और उसे याद दिलाया कि 3 दिन बीत चुके हैं। गु कैशन उसकी ओर बढ़ने लगा और उसे समझाया कि वह उसे ये बताने आया है कि उन्होंने दक्षिया के इलाके में घुसपैठ करने वाले हत्यारों का मामला लगभग पूरी तरह सुलझा लिया है। उसने बताया कि 8-6 रूपांतरण हत्यारों और 3-7 रूपांतरण हत्यारों का पहले ही सफाया हो चुका है। जियांग सोफे पर बैठ गया और पूछा कि क्या अब वह खतरे से मुक्त है। गु कैशन ने कहा, नहीं, क्योंकि कहा जा रहा था कि अभी भी एक 8 रूपांतरण हत्यारा है जो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसके अलावा आलाकमान को चिंता थी कि वे हार नहीं मानेंगे और शायद और भी ताकतवर हत्यारे भेज देंगे। ये सुनकर हमारे लड़के को एहसास हुआ कि कोई न कोई तो जरूर होगा जो उसे मारना चाहता है। उसे नहीं पता था कि फिर उसे एक बेकार इंसान की तरह सुरक्षा देनी पड़ेगी या नहीं। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से हमारे लड़के ने बताया कि उसके पास ढेरों हुनर और ताश के पत्ते हैं, फिर भी वह अकेले उनका सामना नहीं कर सकता। उसे हमेशा एक बेकार इंसान की तरह रहना पड़ता था। सुरक्षा में उसने पूछा कि क्या उसके मालिक को यह नहीं लगता कि ऐसी तथाकथित सुरक्षा भी उसकी प्रगति में एक बाधा है। गंभीर भाव से जियांग ने अपने हाथ से तांग यंग को, जो एक दरार में छिपी थी, गाल से पकड़ा और उसे गु कैशन की ओर दिखाया। वह घबरा गई और बोली कि उसके पिता ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। हमारे लड़के ने उसे धन्यवाद दिया, लेकिन उसे आराम करने के लिए कहा। तांग यंग ने उसकी बात मान ली और दरवाजे की ओर चलने लगी। गु कैशन ने अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा किया और उलझन भरे स्वर में पूछा कि उसने खुद को कब छिपाया था। घबराई हुई निगाहों से जियांग ने बताया कि वह कुछ समय से छिपी हुई थी। वह इतनी शर्मिंदा थी कि उसने बाहर आने की हिम्मत नहीं की, और हालांकि उसने अपनी ऊर्जा दबा रखी थी, फिर भी वह उसकी आंखों से छिप नहीं पा रही थी। ये सुनकर गु कैशन और भी उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे लड़के ने गंभीर निगाहों से उससे पूछा कि क्या उसे सोंग चांग याद है। गु कैशन को याद आया कि गाय दिव्य जनजाति तियान राजा का हिस्सा था। जियांग ने पूछा कि क्या उसके मालिक को पता था कि उसने सोंग चांग को अपने जाल में कैसे फंसाया। हमारे लड़के ने अपना हाथ बढ़ाया और बताया कि अपनी आंखों से 30,000 मीटर के दायरे में वह लोगों के बारे में सारी जानकारी देख सकता है। गु कैशन सोफे पर बैठ गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग के पास ये चाल होगी। उसने हत्यारों का मामला जियांग को सौंपने का फैसला किया, क्योंकि विदेश में 3 द्वीपों की समस्याओं के कारण दक्षिया में कर्मचारियों की कमी थी। जियांग के चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान फैल गई। उसने हत्यारों को मारने का फैसला किया, क्योंकि निष्क्रिय रूप से खुद का बचाव करने के बजाय पहले हमला करना बेहतर था। गु कैशन थोड़ा हैरान हुआ, यह महसूस करते हुए कि जवानी और बहादुरी अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसने उसे सलाह दी कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कम न आंके। हमारे लड़के ने सिर हिलाया। मुहिनक्यू ने मेज पर 2 कप चाय रखी और एक दयालु मुस्कान के साथ उन्हें चाय पीने के लिए कहा। उसे देखकर गु कैशन उलझन में पड़ गया। जियांग ने बताया कि दूसरी तरफ लुओ सेंडो उसके लिए बिस्तर बना रहा था। कई जुनियो अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग मांस भूनने के लिए कर रही थी। ये सुनकर गु कैशन को एहसास हुआ कि हमारा लड़का सभी सुखों का आनंद लेना चाहता था। जियांग खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि आज का काम पूरा हो गया है, और उनसे कल न आने का अनुरोध किया। उसने उन्हें एक नया मिशन सौंपा। उन्हें गुप्त अभयारण्य में जाकर भयंकर जानवरों का शिकार करना था। जितना शक्तिशाली उतना ही बेहतर। लुओ सेंडो और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। सीमावर्ती शहर माजू से 2000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में रेगिस्तान में एक शूरवीर आया और उसने कहा कि उसके पास अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। अच्छी खबर ये थी कि दक्षिया ने जियांग पर निगरानी कम कर दी थी, जिसका मतलब था कि अब वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल सकता था। बुरी खबर ये थी कि देशों द्वारा दक्षिया भेजे गए लगभग सभी हत्यारे मारे जा चुके थे। उच्च कमान ने उसे सेना में शामिल होने और यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा था कि सब कुछ ठीक रहे।
ये शूरवीर टेम्पलर्स के आदेश का हिस्सा था। उसने बताया कि अगर यह अभियान सफल होता है तो सबसे जरूरी बात यह सुनिश्चित करना है कि कोई आंतरिक संघर्ष न हो। प्रत्येक भाग लेने वाले राष्ट्र को 9वें दौर में प्रवेश करने के लिए एक कुंजी मिलेगी। लोगों की संख्या देखकर ही उसे यह उचित लगा। वे 6 थे और अन्य राष्ट्रों के केवल 3 लोग थे, लेकिन इनाम वही होगा। तभी एक चोटी वाला आदमी प्रकट हुआ और पूछा कि अन्याय कहाँ है। शूरवीर की टीम का कप्तान सबसे शक्तिशाली हत्यारों की सूची में केवल 3रे स्थान पर था, लेकिन उनके देश से सेकिरा का देव हत्यारा श्रीमान सादो भी यहाँ मौजूद थे। शूरवीर ने उस आदमी को गौर से देखना शुरू किया और बताया कि वह 10 साल से भी ज्यादा समय से सूची में हमेशा पहले स्थान पर रहा है, जबकि उनके कप्तान ने अभी अभी 8वें स्थान पर कदम रखा है। जबकि श्रीमान सादो 10 साल पहले ही 8वें स्थान पर पहुंच चुके थे। यह आदमी कादो इजी था, जो सेकिरा देश का रहने वाला था, एक कुलीन हत्यारा था और हत्यारों की सूची में 7वें स्थान पर। मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्पष्ट किया कि अगर उसके हाथों में मौजूद दिव्य कलाकृति, कीड़ों को बुलाने वाली बांसुरी, न होती तो कोई भी जियांग चेन के 9 धुंधले पंखों वाले लाखों कीड़ों का सामना नहीं कर सकता था। शूरवीर इस बात से इनकार नहीं कर सका कि उसकी बांसुरी वाकई प्रभावशाली थी। लेकिन उसने पूछा कि हत्यारों का कथित देवता कहाँ है। उसके साथी ने कहा कि यह आदमी बस दिखावा कर रहा था, क्योंकि वह इतना बूढ़ा हो गया था कि अब सिर्फ उसकी बेकार उपाधि ही बची थी। उसी समय किसी को ये देखकर गुस्सा आया कि शूरवीर महान देवता सादो के बारे में बुरी बातें कर रहे थे, और पलक झपकते ही उसने उनकी जान ले ली। वह सेकिरा देश का सादो किचाई था और हत्यारों की सूची में 8वें स्थान पर था। उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और बताया कि अब लोगों की संख्या लगभग बराबर हो गई है, और सभी से उसका अभिवादन करने को कहा। ये देखकर शूरवीर ने उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया और क्षमा मांगते हुए स्वीकार किया कि अपने आदमियों को ठीक से अनुशासित न कर पाना उसकी ही गलती थी। सादो ने सोचा कि अब योजना और श्रम विभाजन पर बात करने का समय आ गया है। पाक योंजिन नाम की एक महिला, जो एक जादुई क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए थी, प्रसन्न भाव से उनकी ओर चलने लगी। वह जमे हुए राष्ट्र से थी और 7वें परिवर्तन के चरम पर थी, रैंकिंग में 5वें नंबर की हत्यारी थी। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि उनके देश हान ने महान ज़ेटालुर जियांगचेन की गहराई में 2 हत्यारों को इस स्थान पर भेजा था। वह भीषण ठंड को अपना मूल तत्व मानने के लिए दृढ़ थी, और उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल बॉल जियांग के वज्र कौशल को फंसा सकती थी। सादो उसकी ओर मुड़ा और स्पष्ट किया कि अभी मूल के बारे में बात करना ठीक नहीं है। ये देखकर कि वह दुश्मन को आकर्षित कर सकती है और उसके वज्र कौशल को सीमित कर सकती है, उसने सोचा कि वह कुछ हद तक उपयोगी है। उसने बताया कि 9 मियाज़मा पंखों को उसके देश के एक सदस्य कादो हाइड नियंत्रित करेगा। इसके अलावा झो जियुआन कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जियांग चेन को चुनौती देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और उसे पता चला था कि उसके पास एक अंधकार गुण कौशल है जो उसे बहुत शक्तिशाली बनाता है। एक साधु पहाड़ की चोटी पर ध्यान कर रहा था। वह शिवलोक से शर्मा था। वह 7वें परिवर्तन के शिखर पर था और रैंकिंग में 4थे स्थान पर था। जब उसकी आंखें चमक रही थीं, उसने शिव को समझाया कि अंधकार तत्व इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसे नर्क के 9 पातालों से उधार लेना जरूरी था। अगर वे जियांग की अंधेरी दरारों को बंद कर सकें, तो वे उसे भाले जैसे अपने अंधकार कौशल का इस्तेमाल करने से रोक देंगे। सादो शूरवीर के पास गया और गंभीर निगाहों से उससे 2 सवाल पूछने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि 9 परिवर्तनों के अंधकार में दानव से कैसे निपटा जाए। वह जानता था कि यह जगह कुनुन पर्वत के पास है। यह न केवल महान जिया के दिव्य स्रोत का स्थान था, बल्कि गुफा के प्रवेश द्वार से केवल 1000 किलोमीटर की दूरी पर भी था। वह जानना चाहता था कि वे कैसे गारंटी दे सकते हैं कि वे शक्तिशाली शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे। शूरवीर ने एक दरार में हाथ डाला और मंदिर से सभी को एक पवित्र वस्तु दिखाने का फैसला किया। उसने एक चमकता हुआ कागज निकाला और बताया कि यह पवित्र प्रकाश का अपवर्तन था।
जो उनकी सारी आभा और ऊर्जा के उतार चढ़ाव को रोक सकता था। उसके शरीर के चारों ओर एक धुएं का पर्दा दिखाई दिया। उसने सभी को ध्यान देने के लिए कहा, क्योंकि पवित्र प्रकाश का अपवर्तन पूरी तरह से ढका हुआ था। ये स्थानिक छिपाव के सामान्य तरीकों से अलग था। वे एक दर्पण जगत में थे और कोई भी कौशल उन्हें भांप नहीं सकता था। उसने पवित्र प्रकाश के अपवर्तन को सक्रिय किया और आकाश में एक शक्तिशाली चमक दिखाई दी। उनके चारों ओर एक अवरोध दिखाई दिया। सभी लोग स्तब्ध थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है या उन्हें दर्पण जगत में घसीटा गया है या नहीं। शूरवीर ने बताया कि अगर वे गुफा के स्वामी को भी अलग कर दें, जो अपनी जिम्मेदारियों के कारण गुफा से बाहर नहीं निकल सकता, तो भी जब तक वे जियांग चेन को पहले दर्पण जगत में लाने में कामयाब हो जाते हैं, चाहे वह कितनी भी बार रूपांतरित हो जाए, बाहरी दुनिया में उसका कोई निशान नहीं मिलेगा। पवित्र प्रकाश के अपवर्तन को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि 9 परिवर्तनों वाले अंधकार में दानव से निपटने के लिए जैसे ही वह प्रकट होगा, वे ठीक इसके विपरीत करेंगे। वे उसे अस्थायी रूप से अलग करने के लिए पवित्र प्रकाश अपवर्तन की एक और परत प्रक्षेपित करने वाले थे, और हालांकि यह प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था, लेकिन जब तक वह 10 सेकंड से ज्यादा समय तक फंसा रहेगा, स्वर्गीय दाओ द्वारा उसका विनाश कर दिया जाएगा। वह सादो के पास गया और समझाया कि इससे उन्हें 9 मियाज़मा पंखों, वज्र तत्व, अंधकार तत्व या रसातल दानव की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सादो को एहसास हुआ कि भले ही जियांग चेन प्राचीन देवता का रक्त लेकर अस्थायी रूप से 7वें परिवर्तन तक पहुंचने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसे यकीन था कि वह उसे एक ही वार में मार सकता है। उसी समय जियांगन के मुख्य अड्डे पर लोगों की भीड़ आसमान की ओर देखने लगी। उनमें एक सेक्सी महिला और एक छोटी बच्ची भी थी। सब लोग विपत्तियों के सम्राट को महान जिया में टहलते देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। आसमान में जियांग जहरीली धुंध के ऊपर खड़ा था। वह जानता था कि अगर वह सभी हथियारों को आकर्षित करके उन्हें मारना चाहता है, तो ध्यान आकर्षित करना बेहतर होगा। लिटिल नाइन और जियाओ जिया जियांग के कंधे पर आए और पूछा कि क्या वे कहीं घूमने जा रहे हैं। जियांग की आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, लेकिन उसने सिर हिलाया। लिटिल जियाओ जिया ने सोचा कि सड़क पर गुजर रहे बच्चे उनके जैसे ही दिखते हैं और उसने पूछा कि वे सब बैग क्यों लिए हुए हैं। हमारे लड़के ने बताया कि उन्हें स्कूल जाना है। ये सुनकर जियाओ जिया ने पूछा कि क्या वे भी स्कूल जा सकते हैं। जियांग ने बाद में इस बारे में बात करने का फैसला किया और शहर में उड़ना शुरू कर दिया। लिटिल नाइन ने पूछा कि जियांग के मन में क्या है, और हमारे लड़के ने बताया कि वह उनके लिए एक मां ढूंढ रहा है। जियांग का ध्यान उस सेक्सी महिला और लड़की पर केंद्रित था। प्रसन्नता भरी निगाहों से वे हमारे लड़के का अभिवादन करने लगे। सिस्टम से पता चला कि उस महिला का नाम जिन मीजी था, जो जेलिड राष्ट्र की एक हत्यारी थी। वह 6ठे परिवर्तन में थी। वह बहुत आकर्षक थी और उसे हत्या करना पसंद था। उस लड़की का नाम क्वान जिक्सुआन था, जो जेलिड राष्ट्र की एक हत्यारी थी। वह 7वें परिवर्तन में थी। वह भेष बदलने, छिपने, भागने और हत्या करने में माहिर थी। जियांग उस इलाके से भागने लगा। अगर वे हमला करना चाहते, तो मुख्य अड्डे पर ऐसा करना बहुत मुश्किल होता। उसने उनके लिए मौके बनाने के लिए कोई सुनसान जगह ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि इस तरह वह शहर के लोगों को परेशान करने की परेशानी से भी बच जाता। उसके अनुसार जिन मीजी की आंखें खुशी और द्वेष से चमकने लगीं। जियांग चेन का ठिकाना सब जानते थे, और अब चूंकि उसके पास कोई पहरेदार नहीं था, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी थी, जो उनके लिए हमला करने का एक बेहतरीन मौका था। उनके वरिष्ठों ने कहा था कि पहले उन्हें खुद जियांग को मारने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर वे कामयाब हो गए, तो उनके बर्फीले देश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। अगर अंत में जियांग को मारना मुश्किल हो जाता, तो वे योजना के अनुसार उसे गोबी रेगिस्तान में घात लगाने के लिए फुसलाते। जब उसने क्वान जिक्सुआन से पूछा कि क्या वह तैयार है, तो उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, और वह जियांग का पीछा करने के लिए पहले से ही तैयार थी। कुछ घंटों बाद जियांग एक जंगल में पहुंचा और कीड़ों को धीरे धीरे उड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वह अपने पीछा करने वालों को अपनी नजरों से ओझल होने से बचाना चाहता था।
जंगल में जिन मीजी जमीन पर बैठी थी और उसके पैर में सांप का काटा हुआ था। आंसुओं से भरी आंखों से क्वान जिक्सुआन ने जियांग से उसे बचाने में मदद मांगी और बताया कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। इस तथ्य के बावजूद कि उसका प्रदर्शन दयनीय था, जियांग जमीन पर गिर पड़ी और उसे लगा कि वे अज्ञानी और गैर पेशेवर हैं। ये देखकर कि जियांग मदद करने आई है, क्वान जिक्सुआन खुश हो गई। जियांग उसके पास गई और जिन मीजी की खूबसूरत लड़की होने के लिए उसकी तारीफ की और उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह उसकी मदद करने आया है। ये सुनकर उसकी आंखें खुशी और आंसुओं से भर गईं। जियांग उसकी आंखों में देखने लगा और एक गंभीर नज़र से उसने स्वीकार किया कि उसके दिल में कुछ आ गया है। वह न केवल उसे बचाना चाहता था बल्कि उससे शादी भी करना चाहता था। जियांग उसके सामने बैठ गया, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और प्यार भरे भाव से उसे अपनी बाहों में आने के लिए कहा क्योंकि वह उसे अस्पताल ले जाने वाला था। उसी क्षण जिन मीजी ने अपनी पीठ के पीछे छिपाया हुआ हथियार निकाला और वह चमकने लगा। कृतज्ञता भरे भाव से उसने हमारे लड़के को धन्यवाद दिया। क्वान जिक्सुआन ने इस मौके का फायदा उठाकर जियांग पर पीछे से हमला कर दिया और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि वह बहुत दयालु इंसान है। जियांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने दिव्य हाथी की मुट्ठी से क्वान जिक्सुआन को अपनी कोहनी से मारा और जिन मीजी के गाल पर जोरदार मुक्का मारा। तभी जहरीली धुंध क्वान जिक्सुआन की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर वह घबरा गई और उसे एहसास हुआ कि जियांग ने उन्हें धोखा दिया है। क्वान जिक्सुआन तेजी से भागने लगी और उसने जियांग से उसे न मारने के लिए कहा और वादा किया कि वह उसे अपने सारे छिपे हुए खजाने वापस दे देगी। हमारे लड़के ने अपनी थंडर क्लास चालू कर दी और जब उसके शरीर से जहरीली धुंध निकल रही थी तो उसने हमला करने की तैयारी कर ली। वह ये देखकर हैरान रह गया कि वह उसकी बिजली की चमक से भी तेज थी। ये छोटी दूरी तय करने का एक हुनर था, लेकिन लंबी दूरी तय करने के लिए उसे लगातार जगह बदलनी पड़ती थी और कुल मिलाकर गति उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि कीट शिशु का इस्तेमाल करने से होती। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह जानता था कि वह उसे घात में ले जाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए यह अच्छी बात थी क्योंकि सबको एक साथ पकड़ने से उसे एक एक करके ढूंढने में लगने वाला समय बच जाता। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।